नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज संडे है और संडे के दिन आपकी क्लास मिल रही है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद आज की बात करें, आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। आज की बात करें, आप तो डेली देखते हो, ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट। ठीक, इसमें देखो लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आज हम करेंगे। अभी जो चैप्टर बचे हैं, 2 3 4 चैप्टर बचे हैं, उसमें किसी में 150 क्वेश्चन है, किसी में 180 क्वेश्चन है। ये प्रकाश लाइट का चैप्टर है, उसमें 180 के आसपास क्वेश्चन है, उसको भी हम करेंगे। ठीक, लेकिन आज हम संडे था इसलिए सोचा कम क्वेश्चन वाला चैप्टर कर लेते हैं। ठीक, तो क्लास नंबर 17 है और आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे अनअकैडमी पे 1 तारीख से कुछ नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, किसी भी, आप गुरु टिप्स कोड यूज करना, आपको जो डिस्काउंट मिलता है 10% का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, और कौन कौन से बैच हैं इनके बारे में जान लेते हैं। आपका CGL CHSL 2021-22 एग्जाम के लिए 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, टीम आली स्टार्स बैच। सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा CGL CHSL एग्जाम 2021 के लिए यहाँ पे देखो, कोई भी कोर्स होगी अगर जो आप उसको फुल ड्यूरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट करना तो 1 ईयर में ही चलेगा। ठीक, तो इसलिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना तो बनता है। अब बात करें CGL मेंस के लिए, यहाँ पे वाईफाई लक्ष्य बैच है, ये भी सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा इंग्लिश मेंस SSC GGL मेंस के लिए इंग्लिश की बैच है, रानी मैम के द्वारा, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे बात करें MTS और यहाँ पे GD और यहाँ पे SSC CPO के लिए 1 सितंबर से ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है। सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे बेनिफिट ये है, अगर जो अगस्त में ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर का लेने में 3 मंथ का एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, और कोड याद रखना, गुरु टिप्स यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। चलिए शुरू करें क्लास को। यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं आपसे। अगर जो इस चैप्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ही गिने चुने हैं वैसे। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो विद्युत आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब ये तो मैं डेफिनेशन बता, लेकिन क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे आप याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछता है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, एक यूनिट होता है इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी होता है। ठीक, चलिए अब बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये तो चुंबकीय क्षेत्र का हो गया। एक क्वेश्चन पूछता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता दो। तो CGS में अगर जो हम देखें सेंटीग्राम सेकंड में, तो CGS में इसका मात्रक गॉस होता है, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हम यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो ये एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की राशि, अदिश राशि है। ठीक, और इसका मैंने बताया कि CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है गॉस, क्या होता है, गॉस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे ध्यान कर, ट्रांसफार्मर भी पूछा था। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, जो आपके घरों में वोल्टेज आता है उसको क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट नहीं करता। ट्रांसफार्मर केवल AC पे काम करता है, ये तो पता होगा आपको। जो ट्रांसफार्मर होता है, अभी क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसफार्मर होता है ये केवल AC पर कार्य करता है। घरों में आने वाली जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होती है, उसको क्या करता है, ये आपके ज़रूरत के अनुसार घटाता है और बढ़ाकर आपके घरों को देता है, वोल्टेज को मैनेज करता है ऊंचाई अपचाई करने में। ठीक, तो ट्रांसफार्मर से ये ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई होता है, एक अपचाई होता है। ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचाई में जो आपका प्राथमिक कुंडली होती है इस प्रकार से होता है। अगर जो इसमें कुंडलियों की संख्या इतनी है तो ये वाला सेकेंडरी कुंडली में कुंडलियों की संख्या ज़्यादा होगी। अपचाई में कुंडलियों की संख्या प्राथमिक में ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में कम होगी। तो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बता दिया, ट्रांसफार्मर केवल इसी पे कार्य करता है, ये भी मैंने बता दिया। और यह वोल्टेज धारा को एक साथ घटा बढ़ा सकता है, परंतु दोनों को नहीं, यानी कि वोल्टेज धारा को एक साथ घटा या बढ़ा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं। ठीक, और ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब आते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती, ये बताइए।
ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती? कुछ इंपॉर्टेंट लगा मुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक, चलिए, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, नहीं बदलती। धारा और वोल्टता को एक एक करके बदल सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होता है। प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होता है। प्रत्यावर्ती मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट की बात हो रही है। एसी करंट की बात हो रही है। एसी होता है, डीसी होता है, डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होती है। ध्यान रखिए, प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको बनाने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ की बात करें तो नर्म लोहे का क्रोड होता है। नर्म लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या है? प्रत्यावर्ती राशियों के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के लिए एक पूर्ण सेट को क्या कहते हैं? बताइए। प्रत्यावर्ती राशियों के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के लिए एक पूर्ण जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसको पूर्ण एक चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अपचाई ट्रांसफार्मर भी होता है। देखो यहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर की बात हुई। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई एक अपचाई, मैंने बताया। जो एनपी होता है, एनपी ये क्या होता है? प्राथमिक फेरों की संख्या। क्या होता है? प्राथमिक फेरों की संख्या। ठीक, प्राथमिक फेरों की संख्या। और एनएस जो होता है ना, ये होता है द्वितीयक फेरों की संख्या। द्वितीयक फेरों की संख्या। अब फेरो क्या होता है? आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में कुछ इस प्रकार से खोला होगा तो कुंडली लपेटित होती है, तो यही होती है फेरो की संख्या। ठीक, अब आइए देख लेते हैं भाई क्या होता है, फेरे कैसे होते हैं। तो प्राथमिक आपका एनपी हो गया और द्वितीयक एनएस हो गया। जो ऊंचाई होता है, एक तरफ मैं ऊंचाई बताता हूँ, ऊंचाई होता है, और ये आपका अपचाई। ये ट्रांसफार्मर के दो रूप होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में फिर से बताता हूँ, एक ऐसा उपकरण है जो एसी परिपथ में वोल्टेजता को घटा या बढ़ा सकता है। तो ये ऊंचाई प्रकार का होता है, अपचाई प्रकार के। ऊंचाई में क्या होता है? प्राथमिक फेरों की संख्या जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ये पी कम होता है, और जो द्वितीयक फेरों की संख्या होती है वो अधिक होती है। ये ऊंचाई की बात होगी। वहीं अपचाई की बात करें, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, और जो द्वितीयक सेकेंडरी होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। एनएस, ठीक है, बड़ा है एनपी से, और यहाँ पे एनएस बड़ा है एनपी। ये आप नहीं, सही है, इसमें सही करना नहीं है। अब देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर की बात हो रही, अपचाई ये है ना, इसमें फेरों की संख्या पी में ज़्यादा है ना, तो एनपी बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा एनएस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? एसी धारा का मापन हम क्या करते हैं? तप्त तार का एमीटर लगाकर, एमीटर से करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई? लो भाई, ऊंचाई का बता दो। ऊंचाई में क्या होता है? जो सेकेंडरी कुंडली होती है उसमें जो फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एनएस बड़ा होगा एनपी से। ठीक, चलो हो गया, एनएस बड़ा होगा एनपी से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट 8 है, तप्त तार अमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तप्त तार अमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ध्यान रखना, तप्त तार अमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, यानी कि एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में ट्रांसफार्मर उल्टता प्रेरित होने का मुख्य कारण क्या है? ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में ट्रांसफार्मर उल्टता प्रेरित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका, एक होता है एन निर्गत, एन निर्गत बराबर एन निवेश, यानी कि जितना निवेश देते हैं उतना हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये किसके लिए होता है? ये आपके आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो नहीं तो कुछ ना कुछ आपका लॉस होता रहता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 आपका है, प्रत्यावर्ती उल्टता, प्रत्यावर्ती जो उल्टता है वो किस पर निर्भर नहीं, क्या आंसर होगा? पढ़ के बताइए।
समय पर निर्भर नहीं करती, समय के विलोमानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है, समय के साथ ज्या वक्र के अनुरूप परिवर्तित होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यावर्ती उल्टता होता है ना, ये समय के साथ ज्या वक्र के अनुरूप परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किसी वैद्युत परिपथ में कॉस फाई को क्या कहते हैं? कॉस फाई को क्या बोलते हैं? तो कॉस फाई की बात करें, कॉस फाई की बात हो रही है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये आपका क्या होता है? वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। ठीक, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉस फाई को शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बोलते हैं। ठीक, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी शक्ति गुणांक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 है आपका, भारत में एसी मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में एसी मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर इसका बी, या 50 चक्र पर सेकंड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 की बात करें, 13 क्या है? चौक कुंडली में क्या होता है? चौक कुंडली, अभी देखो आने वाले जो नेक्स्ट क्लास है, लाइट का हो गया, प्रकाश का हो गया, एक और इलेक्ट्रॉनिक का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, चौक कुंडली में क्या होता है भाई? चौक कुंडली में बात करें, उच्च प्रेरकत्व तथा न्यून प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रेरकत्व न्यून प्रतिरोध। इसका प्रयोग कहाँ होता है? एसी परिपथों में धारा नियंत्रण करने में करते हैं। चलो आगे चले, घरों में जो प्रयोग होने वाले एसी ट्यूबलाइट होते हैं उसके साथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा, वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 14, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? एसी को डीसी में हम कैसे परिवर्तन करेंगे? तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम डिस्टकारी यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए डिस्टकारी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम डिस्टकारी प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करेंगे? हम डीसी मोटर लगा देंगे, डीसी मोटर लगा के हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे, ये भी आपको पता होगा। एसी जनरेटर होता है एक, ठीक, या जनित्र बोलते हैं डायनमो, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम डिस्टकारी धारा का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात है, किसी परिपथ में धारा वाटहीन होती है यदि क्या हो? किसी परिपथ में धारा वाटहीन होती है यदि क्या हो? यदि आपका जो परिपथ में जो प्रतिरोध है शून्य हो तो जो धारा होगी वो वाटहीन होगी, ऑप्शन नंबर बी। 16 की बात करें, 16 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल मापक यंत्रों द्वारा मापा जाता है, इसका क्या मापा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत वाहक बल मापक यंत्रों द्वारा क्या मापा जाता है? इसका वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, 17 क्या है? 17 संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है जो क्या करता है? तो संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है जो क्या करता है? दिष्ट धारा के लिए होता है। किसके लिए होता है? दिष्ट धारा, यानी कि डीसी के लिए होता है संधारित्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधारित्र का प्रयोग आवेश को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा एसी मुख्य वोल्ट 220 शिखर का शिखर मान क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा एसी का मुख्य वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट दिया है, यानी कि अगर जो मुख्य वोल्ट की बात करें, ये क्या 220 है? VRMS, ये दिया आपका 220 वोल्ट। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है भाई? यहाँ पे क्या निकालना है भाई? VO, V0 या फिर VO बोलते हैं इसको। ठीक, आपका प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य विभव मान VRMS 220 वोल्ट दिया है, चलो 220 वोल्ट दिया है। ठीक, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, VRMS बराबर होता है V0 बटे आपका √2 होता है, आपको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका VRMS इंटू √2, और VRMS 220 दिया है, √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? √2 का मान पुटअप कर दोगे तो समथिंग आपका कितना निकल के आ जाएगा? 311 वोल्ट निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एसी करंट है और डीसी करंट है, इनमें से कौन ज़्यादा खतरनाक होगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ कौन इसमें ज़्यादा खतरनाक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 है, संचारण लाइन से प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के संचरण से जब वोल्टेज को n गुणा बढ़ाया जाता है तो संचरण की शक्ति क्षय क्या होती है? तो संचरण की शक्ति क्षय की बात करें, n स्क्वायर गुणा घटेगी,
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, किसी परिपथ में चोक कुंडली क्या करती है भाई? तो किसी परिपथ में चोक कुंडली का काम होता है धारा को कम करना, धारा को कम करती है, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक बेलनाकार छड़ चुंबक को वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर रखा गया है, यदि चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाओगे तो कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। ये 21 क्वेश्चन थे। आने वाले जो भी 2-3 क्लास हैं आगे नेक्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।